मैं बायोयोस। तो चलो शुरू करते हैं फिर हमारा सेकंड पार्ट पे। तो पहले पार्ट पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो इस बार हम गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, देखेंगे वो भी, और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। तो पहले वीडियो अगर तुम देख चुके हो तो फिर तभी ये वीडियो देखना, नहीं तो कोई मतलब नहीं, नहीं तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। गैमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट। ठीक है, टेस्टिस मेल में बनता है और ओवरी फीमेल में बनता है। स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस गैमेट, स्पर्म एंड ओवम रिस्पेक्टिवली by the process called gametogenesis. In testes, the immature male germ cell spermatogonia produce sperm by spermatogenesis. हमारा जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उसमें जो हमने देखा था ना, स्पर्मेटोगोनिया दो सेल होता है, एक तो स्पर्मेटोगोनिया और एक सार्टोलिसेस। स्पर्मेटोगोनिया है हमारा 2n डिप्लॉइड। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, ये याद रखना। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से बनता है। ये पूछता है एलन में, फिजिक्स वाला में भी पूछता है। दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में, कब? प्यूबर्टी में। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल। मैंने बोला था ना, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर। मल्टीपल बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होता है क्योंकि ये 2n है, 2n होता है इसीलिए माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस के वजह से ही ये 2n से n होता है, फिर स्पर्म बनता है। स्पर्म का तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड होता है, तुम जानते हो। एंड इंक्रीज इन नंबर, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। देखो स्पर्मेटोगोनियम क्या है? डिप्लॉयड एंड contain 46 chromosome. Some some of the spermatogonia called primary spermatocyte. कुछ कुछ स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। पीरियडिकली अंडरगो म्यूसिस, ये पहले स्पर्मेटोगोनिया धीरे धीरे बढ़ता है, उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। उसके अंदर जब म्यूसिस होता है फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन मतलब जिसको हम मियोसिस भी कहते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद मियोसिस होता है, तो फिर सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बनता है विच हैव 23 क्रोमोसोम, मतलब एन हैप्लॉइड है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होता है? सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, पहले वाला फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, सेकेंड उसके बाद का सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, जिससे हमारा क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स। क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स। एक मिनट रुको, स्पर्मेटिड्स याद रखना, स्पर्मेटिड्स। तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड? स्पर्मेटिड का नंबर क्या है? एन होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड आने का सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है, वहाँ से 4 बनता है स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स का जो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, कौन सा प्लॉइड है? हैप्लॉइड। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म में बनता है, स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म बोलते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, तो स्पर्मेटिड हो जाता है, फिर उससे स्पर्मेटोजोआ बनता है, बस स्पर्म कहते हैं जिसको, स्पर्मियोजेनेसिस बोलता है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन साइटोल सेल। साइटोल सेल क्या करता है? वो जो स्पर्मेटोजोआ है उसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, उसका जो स्पर्मेटोजोआ को जो हेड है वो साइटोली सेल के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, जुड़ा रहने के कारण ही वो साइटोली सेल उसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, अब आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन किसको कहता है? जब वो स्पर्मेटोजोआ अपनी
साइटोली सेल से जो हेड से जुड़ा रहता है, जो अब जुड़ा रहता है, वो अगर अलग हो जाए उसको हम स्पार्मेशन कहता है। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जो 12 से 18 साल का उम्र रहता है ना, प्यूबर्टी, तब ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इंक्रीज होने के कारण ही हमारे अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के समय से शुरू होता है। दिस इफ यू रिकॉल इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, इसलिए इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहता है। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट्स एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड दो प्रकार का होता है, तुम जानते हैं, एंटेरियर और पोस्टीरियर। एंटेरियर मतलब अग्रभाग, और पश्चात भाग किसको कहते हैं? पोस्टीरियर को। ठीक है, मैंने आगे आगे से जो निकलता है वो GnRH, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी नहीं। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ टू गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, GnRH क्या करता है? दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है कि FSH, LH। ठीक है, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लेना। LH एक्ट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखना आप। LH एक्ट्स एट द लेडिक सेल। LH कहाँ पे काम करता है? लेडिक सेल पे। स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। LH काम करता है लेडिक सेल पे, और किसका सीक्रेशन में हेल्प करता है? एंड्रोजन के। ठीक है, एंड और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉट स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं FSH एक्ट्स ऑन साइटोली सेल। FSH कहाँ एक्ट करता है? साइटोली सेल के, साइटोली सेल में एक्ट करता है। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर which help in the process of spermiogenesis। FSH काम करता है साइटोली सेल में, which help in किस में? स्पर्मियोजेनेसिस। चलो फिर ठीक है, LH काम करता है लिडिक सेल में और सीक्रेट करता है एंड्रोजन which help in spermatogenesis, और FSH साइटोली सेल में काम करता है which help in spermiogenesis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। चलो डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया है, एक मिनट, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसका डिप्लॉयड है 2n। ठीक है, ये साइटोली सेल है। ये देखो, साइटोली सेल से क्या होता है? स्पर्मेटोजा हेड से जुड़ा रहता है जो न्यूट्रिशन देता है। इसके बाद आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वही स्पर्मेटोगोनिया, धीरे धीरे 2n, यह भी 2n होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n, यहाँ से फास्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है जो इन है। उसके बाद स्पर्मेटिड बनता है जो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, म्यूटिक मतलब यहाँ पे म्यूसिस बोल रहा है, रिडक्शन डिवीजन जिसमें प्लॉइडी हाफ होता है, यहाँ में 4n बनता है, मतलब n का 4 बनता है। ये देखा है ना तुमने, फास्ट में n बनता है, उसके बाद यहाँ से n, यहाँ से n, यहाँ से n, यहाँ से n। इसको फास्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इस दोनों को एक साथ। ठीक है, ये इसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, बस पाम भी इसको कह सकते हैं। और ये जब अलग हो जाता है इसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर स्पर्मियोजेनेसिस, उसके बाद स्पर्मिएशन, याद रखना, सीक्वेंस आता है क्वेश्चन। उसके बाद क्या है देखते हो, लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर भी देखेंगे। इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉम्पोस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड ए टेल। कौन सा पार्ट है? हेड,
हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब का सेल मेम्ब्रेन जो स्पर्म के चारों ओर होता है, ठीक है। द स्पर्म हेड कॉन्टेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म का जो हेड है वहाँ पे इन हैप्लॉइड होता है, ठीक है, एक्रोसोम जो होता है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ व्हिच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, ठीक है। वो कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है स्पर्म के एंटीरियर पोर्शन मतलब स्पर्म का जो हेड में जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है वो एक्रोसोम है। ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द एक्रोसोम इज, एक मिनट को, द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। जब हमारा ओवम एंड स्पर्म मिलता है तब ओवम के अंदर स्पर्म जो अंदर प्रवेश करता है मतलब घुसता है, तब एक्रोसोम जो है ना स्पर्म के सिर के ऊपर, वहाँ पे कुछ एंजाइम है जो हेल्प करता है इस काम में, ठीक है। उसको हम डीकैपिटेशन कहते हैं। द मिडिल पीस प्रोसेस न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस का जो पार्ट है स्पर्म में उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार आया है। माइटोकॉन्ड्रिया which produce energy for the movement of the tail। जो स्पर्म मोटालिटी दिखाता है ना उसके लिए जो टेल का चलने का जो मूवमेंट ऑफ टेल उसमें हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या कहते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करता है, इसलिए जो हमें शक्ति प्रदान करता है उस पाम में भी सेम है, शक्ति प्रदान करता है वो ओवम के पास जा सके। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटालिटी इजेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे लिखा है स्पर्म मोटालिटी, स्पर्म का जो चलन है वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, नहीं तो नहीं होगा। स्पर्म अगर नहीं जाए ओवम के पास तो मोटालिटी का कोई कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तो वो वही रुकता है, हमारा स्पर्म जाता है उसका। फैलोपियन ट्यूब में कुछ सीलिया टाइप का होता है, वो ओवम को आगे भेजता है, और हमारा स्पर्म के पास जो टेल है माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद वहाँ पे चला जाता है। ह्यूमन मेल इजाकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वार्टस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। एट लीस्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो, एट लीस्ट 60% स्पर्म must have normal shape and size and at least 40% sperm have vigorous motility। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन से आता है क्वेश्चन, देख लेना। 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है एंड 40% जो स्पर्म है वो विगोरियस मोटिलिटी दिखाता है, ठीक है। एक बार स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लो, ये है हेड, ये है नेक, ये है मिडिल पीस पे क्या है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है टेल। ये मोटालिटी, टेल का मोटालिटी होता है किसके दौरान, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, देखो लिखा है एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग, हेल्प करता है किसमें, टेल में, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चारों ओर है, ठीक है। ये एक्रोसोम व्हिच हेल्प इन डीकैपिटेशन, इसमें सम एंजाइम है, कहाँ पे है, किसमें है, एक्रोसोम के, न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। और ये किस कैसा है, ये हेड में है, एन है, हैप्लॉइड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसका है, स्पर्म का। चलो फिर देखते हैं। स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल, मतलब वो जो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म था ना साइटोली सेल से जुड़ा हुआ था वो अलग हो गया, फिर आर ट्रांसपोर्ट बाय द एसेसरी डक्ट्स, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm। यहाँ पे कुछ कुछ ग्लैंड जो एसेसरी ग्लैंड है वो क्या करता है, स्पर्म को सीक्रेशन में हेल्प करता है और मैच्योरेशन स्पर्म का ग्रोथ में भी हेल्प करता है, मोटिलिटी में स्पर्म का हेल्प करता है, ठीक है। द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म प्लस जो हमारा एडिशनल जो एसेसरी ग्लैंड्स है, ठीक है,
वहाँ से जो सेमिनल वेसिकल सेमिनल प्लाज्मा निकलता है, उस दोनों को एक साथ में हम क्या कहते हैं, सीमेन। ठीक है, क्या कहते हैं, सीमेन। ये क्वेश्चन आता है, सीमेन क्या है। सीमेन फिर क्या है, स्पर्म प्लस सेमी सेमिनल प्लाज्मा, इम्पोर्टेंट है, इसको हम सीमेन कहते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एक मिनट। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंशन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। एंड्रोजन का प्रभाव है उसमें। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड oogenesis। मेल का स्पर्म हो गया, इस फीमेल का गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, oogenesis कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस था, यहाँ पे oogenesis है। ठीक है, which is markedly different from the spermatogenesis। ये क्वेश्चन आता है, सेम और डिफरेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस से oogenesis डिफरेंट है। ठीक है, oogenesis इज इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। जब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में रहता है तभी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन ए कपल ऑफ मिलियंस गैमेट मदर सेल oogonia। ठीक है, वो लड़की के अंदर oogonia कहता है, कपल मिलियन है, कितना, मिलियन आर फॉर्म्ड व्हेन ईच फीटल ओवरी। जब बच्चा रहता है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर बर्थ। oogonia वो जो होता है, बच्चा जब माँ के अंदर रहता है तभी जो होता है, उसके बाद कुछ जुड़ता भी नहीं, कुछ घटता भी नहीं, कुछ जुड़ता नहीं, घटता है, सॉरी मैं गलत बोल गया। नो मोर oogonia formed and added after birth. This cell start division enter into prophase 1 meiotic division। तुम जानते हो प्रोफेज 1 में जो म्यूटिक डिवीजन है, मियोसिस में कहा, प्रोफेज 1 कहाँ पे, डिप्लोटिन स्टेज में। तब तो एरेस्टेड हो जाता है ना, देखा है तुमने सेल वाले चैप्टर में, सेल डिविजन एंड साइकिल। गेट टेम्परली एरेस्टेड एट द स्टेज, देखो उसके उस कॉल प्राइमरी oocyte कहते हैं इसको। ठीक है, प्राइमरी oocyte कहता है। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer granulosa cell is called primary follicle। प्राइमरी oocyte जब, एक मिनट, जो, फिर देखते जाओ, ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a लेयर ग्रैन्युलोसा सेल। प्राइमरी oocyte के बाहर जब बाहर मतलब सराउंडेड बाय ग्रैन्युलोसा सेल इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं उसको। ठीक है, जब उसके ग्रैन्युलोसा सेल से घिरा रहता है उसको प्राइमरी फॉलिकल कहता है। ए लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बार्थ टू प्यूबर्टी। जब एक लड़की जन्म लेता है, उस जन्म से बार्थ से प्यूबर्टी मतलब वो 12 साल 13 साल की उम्र तक, इसमें क्या होता है, जब मिलियन ऑफ जो प्राइमरी oocyte था वो क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो मिलियन था पहले, अब देखो कितना हो जाता है, मिलियन का ये नंबर याद रखना, 60,000 टू 80,000। ठीक है, फॉलिकुलर लेफ्ट इन ईच ओवरी, ईच ओवरी में 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकुल रहता है। तो पहले प्राइमरी oocyte था, उसका बाहर जो ग्रैन्युलोसा सेल फॉर्म होता है उसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड न्यू थीका। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में तो ग्रैन्युलोसा सेल था, वो अब मोटा होने लगता है, मोर लेयर होने लगता है, और न्यू थीका भी फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। थीका जो एक्स्ट्रा वो होता है उसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, सराउंडेड सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल। फिर पहले प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल्स। ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फुलफिल्ड कैविटी, एंजाइम फॉर्म होता है। टर्शियरी के अंदर क्या होता है, फुलफिल्ड कैविटी, उसको एंजाइम कहते हैं, एंजाइम ऐसा होता है। ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल है जो एन है। प्राइमरी फॉलिकल 2n होता है, सेकेंडरी भी 2n होता है,
उसके बाद हमारा हैप्लॉइड चेंज होता है, ठीक है। एंटर। थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इनटू आउटर थीका। दो प्रकार थीका क्या होता है, लेयर में भाग हो जाता है, एक इनर थीका इंटरनल, आउटर थीका एक्सटर्नल। इट इज important to draw your attention that is at the stage of the primary oocyte within the tertiary follicle। देखो प्राइमरी oocytes क्या होता है, 2n होता है, वो जो है tertiary follicle grow in size and complete fast meiotic division। meiotic division meiosis होता है, meiosis होता है। इट इज अनइक्वल डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इक्वल और अनइक्वल। अनइक्वल क्योंकि एक तुम्हारा सेकेंडरी ओवम बनता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte बनता है जिसको एन होता है, और एक पोल होता है, फास्ट पोलर बॉडी, ठीक है, तीन फास्ट पोलर बॉडी। इसको अनइक्वल कहना का मतलब है सेकेंडरी जो oocyte है वो बड़ा होता है और तीन फास्ट पोलर बॉडी वो साइज में छोटा होता है, इसीलिए इसको अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज, देखो लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, तीन फास्ट पोलर बॉडी, तीन फास्ट पोलर बॉडी की हैप्लॉइड में मियोसिस हो रहा है, 2n था प्राइमरी oocyte में, उसके बाद सेकेंडरी oocyte, ठीक है, इसको हम कहते हैं तीन फास्ट पोलर बॉडी, ठीक है, देख लिए। अब इसमें आते आओ, द सेकेंडरी oocyte रिटर्न बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। सेकेंडरी oocyte में रिच साइटोप्लाज्म होता है इसलिए वो बड़ा होता है। द प्राइमरी oocyte, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? Does the fast polar body born out of fast meiotic division divide further or degenerate? At present, we are not very certain about this. The tertiary follicle further changes into mature follicle और ग्राफियन follicle। tertiary follicle जो होता है वो चेंज होता है किसमें, mature follicle कहते हैं या फिर उसको ग्राफियन follicle भी कहते हैं। टर्सरी फॉलिकल बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल होता है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। सेकेंडरी oocyte जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर था वो एक न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, किस क्या कहता है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा इंपॉर्टेंट है। कब कौन सा है, प्राइमरी फॉलिकल के बाहर जोना ग्लोमेरुलसा फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद जब तुम सेकेंडरी फॉलिकल में आता है जोना ग्लोमेरुलसा के, एक मिनट रुको, जोना ग्लोमेरुलस में कह, अरे यार ग्रैन्युलोसा, मेरा दिमाग तुमको पढ़ा पढ़ा के खराब हो गया। देखो ग्रैन्युलोसा सेल कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। और जब वो ग्रैन्युलोसा सेल का जो लेयर बाहर का है वो मोर लेयर जब बनता है और उसके साथ थीका जो न्यू ऐड होता है ना, उसको सेकेंडरी फॉलिकल कहता है। और टर्सरी फॉलिकल क्या, जब वो थीका जो तुम्हारा वो पहले तो एंजाम आता है, एंजाम फुल फील्ड कैविटी एंजाम है, फ्लूइड फील्ड कैविटी जो एंजाम वो दो प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक पहला इनर थीका इनर साइड में थीका इंटरनल और बाहर साइड में जो आउटर है थीका एक्सटर्नल, ठीक है। फिर टर्सरी फॉलिकल से जब तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल तुम एक बोलते सकते हो, मैच्योर फॉलिकल भी उसे कहते हैं, जो बनता है उसमें जोना पेल्यूसिडा फॉर्म होता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल नाउ रफ्चर, मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें फट जाता है, उससे क्या होता है, जोना ग्राफियन फॉलिकल से जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte वाला इन वाला जो ओवम है, ठीक है, वो निकलता है। देखो सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, उसको हम ओव्यूलेशन कहता है। कब होता है, 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर difference between spermatogenesis and oogenesis? A diagram represent of spermatogenesis oogenesis given below। एक डिफरेंट बात है जो एलन में हर बार क्वेश्चन पूछता है, मैं बताऊंगा अभी, वो क्वेश्चन देखना आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। पहले डायग्राम देख लो, ये ब्लड वेसल है, इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले प्राइमरी फॉलिकल फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है सेकेंडरी फॉलिकल,
ये टेस्टरी फॉलिकल शोइंग एंटम, ग्राफियन फॉलिकल, ओवम। जो चेंज कर देते हैं सेकेंडरी oocyte बोलना अच्छा रहता है, ठीक है। कॉर्पस लुटियम ये तो डीजेनरेशन पार्ट है, अभी नहीं, तुम्हें इसके बाद बताता हूँ। हाँ, जो मैंने अभी कहा था ना, तुम्हें एक डिफरेंस बताऊंगा। देखो, पहले जो लड़के के अंदर, यहाँ ये बॉयस, ये मेल, ये फीमेल, ठीक है। एट प्यूबर्टी हुआ, स्पर्मेटोगोनिया 2n था, मैंने बोला। माइटोसिस डिफरेंशिएशन मतलब जब बढ़ता है ना स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, यहाँ पे ये 2 बनता है, ठीक है। तुम्हें ये पूछ लेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कितने सेल बनते हैं, यहाँ पर ये 2 लिखना है, ठीक है। जो लिखेगा सेल उसके साथ 2 मल्टीपल कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा काम हो जाएगा। और जब फीमेल में है, जब फीमेल में अगर पूछा तो जो सेल बोलेगा वही रहेगा। ये एलन में क्वेश्चन आता है, देख लेना प्रीवियस ईयर का। जब तुम इस स्पेसिफिक चैप्टर का एग्जाम दोगे ना पार्ट वाइज, तब ये क्वेश्चन आता है, तुम देख लेना। ये क्वेश्चन एक बार देता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जो तुम्हारे उसे सेल दे देगा, उसको तुम्हारा मेल के अंदर 2 से मल्टीपल करके आंसर लिखना पड़ेगा, और फीमेल के अंदर 1 जो देगा वही लिख देना। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले बात तुम्हें देखा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कैसे स्पर्मेटिड करते हैं, स्पर्मेटिड से कैसे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और जब साइटोली सेल से अलग हो जाता है तब उसे स्पर्मिएशन कहता है। ये क्वेश्चन नीड में आता है, देख लेना है, डायग्राम भी देख लेना है। पहले को स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद oogenesis। यहीं पे सिर्फ यही डिफरेंस मैं तुम्हें बताना था। 2 मेल में 2 मल्टीपल कर देता है, और यहाँ पे जो सेल दिया होता है वही। तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो तुम समझ जाओगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलो, गैमेटोजेनेसिस तुम्हारा ख़त्म लगता तो है, तुम समझ गए। अब इसे देखते हैं, चलो। मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। फीमेल प्राइमेट्स मतलब, ठीक है, फीमेल प्राइमेट्स मतलब समझते हो ना, जिसको हम स्तनपायी, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड है, मंकीज है, एप्स है, ह्यूमन है, कॉल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें होता है। द फास्ट menstruations begins at puberty। puberty मतलब 13 साल से 18, 12 साल से 18 जो है हो ना, उसको प्यूबर्टी कहता है। इस कॉल मेनार्क। पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम कहता है मेनार्क। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एंड रिवाइज इंटरवल अबाउट 28 to 29 डेज में रिपीट होता है। द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वंस मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल से सेकेंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ये जो अंतर है, इस अंतर का ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। वन ओवम इज रिलीज्ड, ओव्यूलेशन कहते हैं कब, 14 डेज में। कब, 14 डेज में। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मिडिल ऑफ ईच मतलब देखो 28 डेज होता है, उस 28 डेज को ही हम अगर लिखते हैं तो 14 डेज लिखते हैं, तब ओव्यूलेशन होता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर में दिया है, देखेंगे इसके बाद। द साइकिल स्टार्ट्स विथ मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर, मतलब जो वाजाइना से जो ब्लड निकलता है ना, वो कब होता है, एटलीस्ट 3 to 5 डेज। जब ये शुरू होता है तब 3 to 5 डेज में ये होता है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। तुमने पढ़ा होगा यूटेरस में एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर का लेयर है जहाँ पे तुम्हारा ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, मैंने दिखाया था ना, वहाँ पे होता है। वो वाजाइना के थ्रू बाहर आता है कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वही कह रहा है।
endometrium lining of the uterus and its blood vessel which form liquid that comes out through the vagina. देखो मैंने अभी बोला था, कहाँ से? vagina से. Menstruations may be indicative of pregnancy. menstruation कैसे pregnancy को indicate करता है? देखो, it may also be caused due to some other underlying cause like stress, poor health. जब हमारा स्ट्रेस होता है, पोर हेल्थ होता है एक लड़की का, तब मैंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है. बाय द वे जब प्रेगनेंसी भी होता है, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होता है तब भी ये बंद हो जाता है. ठीक है. द menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle and simultaneously the endometrium of uterus regenerates through proliferation. उसके बाद जब ब्लड निकल जाता है वाजिना से तब पॉलीफरेशन होता है. जब वो ब्लड वेसल फिर से बनना चालू होता है, बन के उसका जो अंतर है 5 डेज हो गया, फिर उसके बाद 28 डेज जो है वो जाएगा, उसके बाद फिर वो साइकिल रिपीट होगा ना. इसके लिए पॉलीफरेशन भी जरूरी है. जब ये ब्लड वेसल बनता है उसके बाद फिर वाजिना से वो निकल जाएगा. द चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूटेरस, दोनों में चेंज होता है. ओवरी में भी चेंज होता है, ठीक है, और यूटेरस चेंज इन द लेवल. पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, इसमें पिट्यूटरी ओवेरियन हार्मोन जो है ना, पिट्यूटरी से भी जो हार्मोन निकलता है ओवेरियन भी हार्मोन वो हेल्प करता है. द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन मतलब GnRH, LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. ठीक है, फॉलिकुलर फेज जब फॉलिकुल बनता है उस समय ये हाई रहता है. ठीक है, तब वो फॉलिकुल मतलब वो प्राइमरी फॉलिकुल, सेकेंडरी फॉलिकुल, टर्शियरी फॉलिकुल, ग्राफियन और जिसको हम मैच्योर भी फॉलिकुल कहते हैं, वो जब बनता है तब ये LH और FSH हमारा ओवरी में बड़ा रहता है. ठीक है, ओवरी में तो बनता है ना ये सब. एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकुल. ग्रोइंग जो फॉलिकुल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्लस जो ग्राफियन फॉलिकुल है, ये चारों एस्ट्रोजन के लेवल को तब क्या करता है, इंक्रीज करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है. ठीक है, बोथ LH एंड FSH एट एन ए पिक लेवल. LH एंड FSH पिक मतलब हायर लेवल में, मतलब इसका मात्रा ज़्यादा होता है. कब? जब 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, क्योंकि इस समय जो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है. ओव्यूलेशन मतलब जो तुम्हारा वो ओवम जो सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है. द रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH surge indicates rupture of ग्राफियन फॉलिकल thereby the release of ovum. देखा, ओवम रिलीज होता है, ओव्यूलेशन कहता है. द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द लुटियल फेज. ये इंपॉर्टेंट है. ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय लुटियल फेज. लुटियल फेज मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद लुटियल में कॉर्पस लुटियम जो बनता है उसको ही लुटियल फेज कहता है. ये इंपॉर्टेंट है, कौन किसको फॉलो करता है. ओव्यूलेशन इज फॉलोड बाय लुटियल फेज. ठीक है, व्हिच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस लुटियम. देखा, मैंने बोला था ना, ओव्यूलेशन के बाद जो ओव्यूलेटरी फेज कहता है उसके बाद लुटियल फेज होता है जिसको हम कॉर्पस लुटियम कहते हैं. कॉर्पस लुटियम सीक्रेट्स द लार्ज अमाउंट क्या, प्रोजेस्टेरॉन. इंपॉर्टेंट है. कॉर्पस लुटियम फिर क्या रिलीज करता है, लार्ज अमाउंट प्रोजेस्टेरॉन. कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन व्हिच एसेंशियल फॉर मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम जो में जो पॉलीफरेशन होता है, ब्लड वेसल का जो बनना होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है. सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर implantation for the fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of menstrual cycle stop. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होता है तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए. एवरीथिंग, नो मेंस्ट्रुएशन, नो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, कुछ नहीं बनता. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लुटियम डिजेनरेट्स. अगर वो फर्टिलाइजेशन मतलब अगर स्पर्मा के उस ओवम जो निकलता है ओव्यूलेशन के दौरान उससे अगर फर्टिलाइज नहीं कर जाता है तो फिर वो जो तुम्हारा जो
ग्राफियन फॉलिकल है ना, वो हम तो निकल गया। ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, कॉर्पस लुटियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यही बोला है, कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट बनता है, फिर वो डीजेनरेट हो जाता है धीरे धीरे। द कॉज ऑफ डीजेनरेशन of the endometrium leading to the menstruation making a new cycle. In human being menstrual cycle ceases, मतलब menstrual cycle बंद कब हो जाता है, 50 years of age। और जो मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो मरते दम तक चलता है। इसीलिए तो मेल जो हो बोलते हैं ना, मेल पहले मरता है, फीमेल मतलब कुछ कुछ देख कुछ कुछ रोग होता है जिससे पहले हो जाता है, पर पहले का लोग कहते थे मेल पहले मरता है उसके बाद फीमेल मरता है, क्योंकि वही जो मेल के अंदर जो रक्षक है वही भक्षक है, समझ रहे हो। स्पाम आदमी को धीरे 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 मार देता है, पर ऐसा फीमेल में भी कुछ डेफिशिएंसीज है जो सीज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके दौरान उसका जो बोन है, बोन का जो माने डीजेनरेशन शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं, वो तुम बाद में पढ़ोगे, अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। का बोन का जो डीजेनरेशन शुरू हो जाता है मेनोपॉज के दौरान। उसके बाद क्या होता है, फीमेल लोगों में हाथ पैर दर्द होना ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सब होता है मेंस्ट्रुएशन के बाद, मतलब मेनोपॉज जब हो जाता है बियॉन्ड द 50 एज के बाद। और मेल में तो स्पर्म बनता ही रहता है, ठीक है, वो रुकता नहीं वहाँ पे, इसीलिए तो मरते हैं साले। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड्स बिटवीन द मेनर्क एंड मेनोपॉज, ठीक है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव, ये मेनोपॉज अगर ठीक समय रुक जाता है तो तुम्हारा नॉर्मल ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ तक। कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात है वो देख लेना। और एक रुको, डायग्राम रह गया है, ये डायग्राम बार बार आता है, देख लेना। ये देता है और ये देता है, ग्राफ दे देगा और कहाँ कुछ होता है बोल देगा, कहाँ कुछ होता है, किस में क्या होता है। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल एफएसएच, पहले तो एफएसएच हाई में रहता है, देखो पहले एफएसएच लीड करता है, जो लाल ग्राफ है ना, पहले एसएच रहता है, फिर जब 14 डेज के अंदर आता है एफएसएच का मात्रा थोड़ा सा लो रह जाता है, फिर एलएच बढ़ता है 14 एलएच के दौरान ही हमारा ओव्यूलेशन होता है, यही मेन कारण है। एलएच सच भी कहते हैं, उसको पढ़ा है अभी हमने, एलएच सच भी कहते हैं, जो बढ़ता है उसके बाद, ठीक है। ये क्या है, ओवरी में कौन कौन सा इवेंट होता है, ठीक है। पहले तो ईस्ट्रोजन बड़ा रहता है, उसके बाद जो कॉर्पस लुटियम है ना वो प्रोजेस्टेरोन को निकालता है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लुटियम प्रेगनेंसी के अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। अभी पढ़ा हमने जो यूटेरस में जो इम्प्लांटेशन होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एंडोमेट्रियम वही प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सिर्फ तुम्हारा कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, ये देख लेना, और कुछ तुम्हें याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं, उसके बाद में देखेंगे। ईस्ट्रोजन पहले हाई रहता है, ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन रहता है हाई। देखो पहले डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, उसके बाद मैच्योर मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स से ओव्यूलेशन मतलब तुम जानते हो 14 डेज के अंदर सेकेंडरी ओसाइट और ओवम जिसको हम बोलते हैं वो निकल जाता है। उसके बाद कॉर्पस से अगर प्रेगनेंसी हुई तो वो स्पर्म से मिलकर फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना देता है, और अगर नहीं होता तो कॉर्पस लुटियम होके डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। ये देख लेना। पहले तो देखो, पहले ब्लड लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है वाजाइना से, फिर उसके बाद देखो बढ़ रहा है फॉलिकुलर फेज, पॉलीफाइटिव, इसमें देखो बढ़ना चालू हो गया, लुटियल फेज, सीक्रेटरी फेज, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। लगता है तुम समझ गए हो तो इतने दूरी। उसके बाद पार्ट 3 आएगा जहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन, वो बच्चे कब जेस्टेशन पीरियड में क्या क्या उसके बनता है वो देखेंगे। अभी तक फ़िलहाल ये पार्ट 2 में यही होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो एक लाइक ठोक देना,
और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, कमेंट करना। लगता तो नहीं है कोई कमेंट करेगा, क्योंकि अच्छे तरीके से तुम पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी बार बार रीडिंग करना, मैक्स टू मैक्स 16 to 20 टाइम्स एग्ज़ाम ईयर के दौरान इसे रिपीट करना होता है। ठीक है, एक बार दो बार से कभी याद नहीं रहता, लाइन से लाइन क्वेश्चन आता है। एक एक लाइन दे देगा ना, तब समझ जाओगे कि क्या चीज़ है ये। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आसान उतना नहीं है। तो गुड बाय, पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना।